हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करनी है। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी कहा है। जैसे एलिमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। केवल एक टाइप के एटम्स से जो एक सब्सटेंस बना होता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि सोडियम AuMg, ठीक है, गोल्ड एंड मैग्नीशियम। तो आपको इनके नेम्स जरूर याद रखना है, आपको पीरियोडिक टेबल भी याद रखना है। मैंने आपको कहा था देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। अब तक हमें 180 एलिमेंट्स मिल चुके हैं और ये इनफ नहीं है, इसके आगे भी साइंटिस्ट खोज करते जा रहे हैं और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं हम पीरियोडिक टेबल में ऐड करते जाते हैं। अब हम आपको पहले जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको दिखाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, अप्रॉक्स 180 एलिमेंट्स हमें हैं, जिनमें से मैक्सिमम हमने इसमें साइंटिस्ट ने इनमें रख दिए हैं। इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रखे हैं। ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों के लिए ही सुटेबली रखे गए हैं। आपको इसमें सारे ग्रुप्स सारे ही लर्न नहीं करने हैं, बट मैक्सिमम लर्न करने हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये तो बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। आपको ये याद हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये बीच के 3 ग्रुप्स और याद करने हैं, ठीक है। और फिर और ज़्यादा यदि कोई होशियार बच्चा है तो वो नीचे वाले भी याद कर सकता है, नीचे वाले ग्रुप्स के भी। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर के 2 एंड ये नीचे के 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोकल आपको लर्न ही होने चाहिए। ऊपर के ये तो दोनों लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये है पीरियोडिक टेबल। अब मैं लाइन से, ये पीरियोडिक टेबल डायरेक्ट नहीं बनी है। इस पीरियोडिक टेबल के बनने में भी एक स्टोरी है। सबसे पहले एक छोटी पीरियोडिक टेबल बनी, फिर उसको और इम्प्रूव किया गया और अपडेट किया गया। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे लास्ट में अब तक की बेस्ट पीरियोडिक टेबल बन के आई है। चलिए हम लाइन से देखते हैं इसकी जर्नी को। सबसे पहले आया डोबर्नियर ट्राइड्स। डोबर्नियर थे कोई साइंटिस्ट, इन्होंने एक ट्राइड बनाया। मतलब ट्राइड मीन्स 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम का। So when the elements were written in order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle was the average of the atomic mass of the other 2 elements. It means इन्होंने केवल 3 एलिमेंट्स की खोज की और इनके एटॉमिक मास को बताया। एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। कि कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1, स्ट्रोंटियम का है 87.6 एंड बेरियम का है 136.3। और उन्होंने बताया कि जब हम इन दोनों को सम करके इस डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, इट मीन्स एवरेज निकालते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो 88 मिलेगा, विच इज़ अप्रॉक्स टू 87.6। इट मीन्स जो मिडल का जो एटॉमिक मास होगा वो आगे पीछे के जो एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज होगा। बट इनके लिमिटेशंस क्या थे? इन्होंने केवल 3 ही एलिमेंट्स खोजे थे। लिमिटेशंस थे, ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस समय केवल 3 ही एलिमेंट्स इनको पता चले थे। आगे हम देखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ द इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज अ 12 यूनिट। तो एटॉमिक मास मैंने बता दिया, इट इज द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद द कार्बन 12 से हम कंपेयर करके जो मास निकालते हैं उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। इसके बाद डोबर्नियर के बाद सेकेंड जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई वो न्यूलैंड्स की लॉ ऑफ ऑक्टेव थी। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको याद ये रखना है कि डोबर्नियर ने जो 3 एलिमेंट्स बताए थे वो कौन कौन से थे? ये 3 एलिमेंट्स थे। इसके बाद याद आपको करना है लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? वो न्यूलैंड्स ने दिया था। ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड नंबर पर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये आपको याद रखना है, न्यूलैंड्स की जो लॉ ऑक्टेव थे वो किसके बेस पर थे? वो एटॉमिक नंबर के नहीं, एटॉमिक मास के बेस पर उन्होंने एलिमेंट्स को रखा था। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इट वॉज फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। जब हम एलिमेंट्स को रख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो हमने पाया कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ। ये था न्यूलैंड्स की टेबल में, ये हमने देखा था। लिमिटेशंस ये थी, केवल ये कैल्शियम तक ही लिमिटेड थी, कैल्शियम तक ही इन्होंने अभी खोज की थी एलिमेंट्स की। और न्यू एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी, जैसे न्यू एलिमेंट्स हम खोज करते थे उनको उस टेबल में हम फिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिमिलर होना चाहिए तब तो टेबल फिट होगी, तो वो सिमिलर नहीं थे तो वो फिट नहीं हो पा रहे थे। ये एक इनकी कमजोरी थी, लिमिटेशंस थी। इन सम केसेस प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड एज डिफाइंड बाय ऑक्टेव। कुछ एलिमेंट्स की जो उन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी उस पीरियोडिक टेबल में रख दिया था,
जैसे हम एक टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, उन्होंने रख दिया बट वो प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था। वर्कड वेल विद हाई लाइटर एलिमेंट्स, जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनके लिए तो ठीक वर्क कर रही थी, ठीक है। ये केवल ओनली लिखा हुआ है, वर्कड वेल ओनली विद लाइटर एलिमेंट्स, केवल जो लाइट यानी हल्के एलिमेंट्स थे केवल उनके लिए ही अच्छे से वर्क कर रही थी ये टेबल। जो हायर एलिमेंट्स थे उनके लिए सही से वर्क नहीं कर रही थी, इट मीन्स कि उनके लिए फिट नहीं बैठ रही थी। इसके बाद आई मेंडली पीरियोडिक टेबल आई। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मास, ये आपको याद रखना है। मेंडली पीरियोडिक टेबल जो थी वो किसके बेस पर थी, वो एटॉमिक मास के बेस पर बनाई गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाई गई और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर बनाई गई, ये आपको याद रखना है। मेंडली पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मेंडली ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इस पीरियोडिक टेबल में आपको याद ये भी रखना है कितने वर्टिकल कॉलम्स थे और कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे। तो जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कर दिया तो ये 8 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल कॉलम्स थे एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। ऐसे आप कर लेंगे, इसको 7 बना लेंगे, ये तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। इस तरह से ये टेबल बनाई थी उन्होंने, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे। पहले इसके अचीवमेंट देख ले रहे हैं। एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, यहाँ पर उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रख दिया था। सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कुछ गैप भी इसमें छोड़ दिए थे ताकि जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं उनको यहाँ पर प्लेस किया जा सके, न्यू टेबल ना बनाना पड़े या दिक्कत ना हो। नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो नोबल गैस होती है आपने देखा है सबसे लास्ट के जो 8th एलिमेंट होते हैं उसको नोबल गैसेस बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक तरफ रख दिया गया था। ये भी एक बेस्ट अचीवमेंट था, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस ये थी कि नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी। अब आप सोचेंगे हाइड्रोजन में ऐसा क्या था? हाइड्रोजन कई टाइप्स की प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को ऊपर इसलिए अलग से रखा गया है जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, क्योंकि ये 2 टाइप से अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए भी जगह नहीं थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जिसके सिमिलर एटमिक मास हो। 2 एलिमेंट्स के एटमिक मास सिमिलर भी हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स के एटमिक नंबर भी सिमिलर हो सकते हैं। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके सिमिलर एटॉमिक नंबर हो, और आइसोबार्स वो होते हैं जिनके सिमिलर एटॉमिक मास हो, उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और लिमिटेशंस इसकी क्या थी? लिमिटेशंस और ये थी नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी जो उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल जो है इसमें एटॉमिक मास में भी कोई आप देखेंगे कोई भी ट्रेंड नहीं बन रहा था। जैसे भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल ट्रेंड सा बनता है, एटॉमिक मास बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एक ट्रेंड बन रहा है। अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। देखिए मैंने कहा था ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाई गई थी। ये 4th पीरियोडिक टेबल थी जो बेस्ट पीरियोडिक टेबल निकल करके सामने आई है। एटॉमिक नंबर के बेस पर यह बनाई गई थी। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते थे एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक जो एटम होता है ना उसके अंदर होता है न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अंदर न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं विच इज इक्वल टू द न्यूक्लियस नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं अंदर वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको Z से डिनोट भी करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स, इसमें वर्टिकल कॉलम्स 18 थे और एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन है। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड दिखा देता हूँ। ये है पीरियोडिक टेबल, ये देखिए इसमें आपको देखेंगे 18 वर्टिकल कॉलम्स है एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये पीरियोडिक टेबल बिल्कुल याद कर लेनी है। एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की भी व्यवस्था थी। आप जानते होंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से बनाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एक इस तरफ रोटेट करता है, किस तरफ, फिर 2 8 इस तरह से होते हैं। इसमें भी 8 होते हैं। तो एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी थे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी डू गो डाउन द ग्रुप। ये जो ग्रुप है फॉर एग्जांपल काफ़ी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो एक ग्रुप को यदि हम लेते हैं तो इसमें यदि हम नीचे जाते हैं एलिमेंट्स में तो नीचे वाले एलिमेंट्स के जो सेल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। पहले में यदि 2 हैं तो फिर 8 होंगे, इस तरह से सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स, एक पीरियड में
जो सेल्स होंगे हर एलिमेंट्स के वो सेम नंबर के होंगे। ईच पीरियड मेक्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड। हर पीरियड में जैसे जैसे नए हम उसमें जाएंगे, नए एलिमेंट्स में जाएंगे, तो एक सेल एक्स्ट्रा फिल्ड होता जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सेल में यदि 2 4 इसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो नेक्स्ट वाले सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल्ड होंगे ही और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक और बढ़ जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले में एक और बढ़ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। मीन्स टू से कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल एक फ्लो बन गया, लाइन से बिल्कुल रख दिए एलिमेंट्स को। ऐसा नहीं है कि पहले एलिमेंट्स में 2 हैं, तीसरे वाले में फिर 4 भर दिए, उसके अगले वाले में केवल 2 भरे हुए हैं, इस तरह से नहीं, बिल्कुल लाइन से उन्होंने अरेंज कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल्स। ठीक है, बिल्कुल उन्हें वही किया, पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने कर दिया। वो डिपेंड करता था कि जहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ है उसी तरह से फिल्ड हो रहा है। यहाँ पे आपको मेनली याद क्या करना, मैंने काफ़ी सारी चीज़ बता दी, आप थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, आपको केवल याद ये करना है कि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाई गई थी। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होता क्या है, इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये भी याद करना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर। ये चीज़ आपको याद करना है, बाकी और केवल ये समझने के लिए है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodate in a cell depends on the formula 2n square where n is the number। ये सेल्स के बारे में है। सेल्स के बारे में जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अभी कन्फ्यूजन हो रही है तो जिनको पता है उन्हें समझ आ रहा होगा कि के सेल्स होता है, फिर एल सेल होता है। ये लिखा है 2 8, जैसे मैंने अभी बना के बताया था, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे। फिर इसके बाद जो सेल बनेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो सकते हैं, 2 2 2 2 इससे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो सकते हैं। ये लाइन से फिल होते हैं, एक एलिमेंट में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5 6 7 एंड 8। इस तरह से लाइन से एलिमेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते जाएंगे इस तरह से। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्ट। यहाँ पर रिएक्टिविटी भी बताता है, अभी मैं आपको टेबल में नीचे बताऊंगा। ये पूरी पीरियोडिक टेबल फॉर एग्जांपल बनी हुई है, इसमें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है, आगे जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। ये सारी चीज़ें इस पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल सिस्टमेटिक जमा दी गई थी, बिल्कुल बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी, इस तरह से। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड था? वैलेंसी थी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। तो वैलेंसी क्या होती है? ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें सबके बारे में बताया गया था कि वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट सेल, ये तो मैंने डायग्राम सा बना दिया, बट इसको समझते ऐसे हैं कि इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए ये सेल है, इसमें केवल 2 है, 3 4 5 6 7 सॉरी 2 3 हाँ 2 है एंड फिर 8 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं आया है, तो इसमें फिर इसको 1 चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो इसमें प्लस साइन सॉरी माइनस बन जाएगा क्योंकि इसने लिया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा। जैसे कि क्लोरीन में केवल 1 खाली रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर माइनस हो जाएगा। जबकि अगर हम देखेंगे कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या हमने कल आपको बताया भी था, शायद मैग्नीशियम बताया था, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। मान लीजिए इसके पास 8 है, इसके बाद 8 के अलावा 2 और हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, और ये बड़ा सेल है, तो अब ये इतने सारे सेल तो भरेगा नहीं, ये क्या करेगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और अपने ऊपर +2 लगा लेगा। तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस साइंस हो जाते हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना सेल को कंप्लीट कर लेता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन हो जाता है। तो ये वैलेंसीज होती हैं, ये देखना पड़ता है, ये मैं आपको डिटेल में फिर बताऊंगा। अभी आपको इतना समझ लेना है। वैलेंसी बताते थे, एटॉमिक साइज बताते हैं। एटॉमिक साइज रिफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम। एटम की रेडियस कितनी है वो उसके एटॉमिक साइज होगी। एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियोडिक टेबल। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक जो साइज है या रेडियस है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसकी यदि फॉर एग्जांपल 0.2 नैनोमीटर है तो यहाँ पर और डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? ये जस्ट अपोजिट होता है न्यूक्लियर चार्ज, उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। ये आपको यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें कि एटॉमिक साइज या रेडियस लेफ्ट से राइट मूव करने में डिक्रीज होगी और न्यूक्लियर चार्ज है वो लेफ्ट टू राइट मूव करने में इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि नए सेल्स एडअप होते जाएंगे, नए सेल्स एडअप होंगे तो
इसकी जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एटॉमिक साइज इस तरफ डिक्रीज़ हो रही है, इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है। मतलब यहाँ पर सबसे बड़े सेल्स हैं उसकी इस तरफ डिक्रीज़ होगी और इस तरफ पूरी डिक्रीज़ होगी, इस तरह से। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया। बाकी आपको याद ये रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए जो इस तरफ के एलिमेंट्स हैं ये ईजिली लूज़ कर देते हैं, जो इस तरफ के एलिमेंट्स हैं ये ईजिली लूज़ कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये मेटल इन नेचर के होते हैं जो लेफ्ट साइड के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे ये लूज़ नहीं करेंगे ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन, ये इन द अपोजिट साइड के गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। और जो गेन करता है मैंने कहा था ना उसके ऊपर नेगेटिव साइन हो जाता है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव साइन आता है, जबकि हाइड्रोजन लिथियम ये अपने ऊपर पॉजिटिव साइन लेते हैं क्योंकि ये लूज़ कर देते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन जिसकी ज़्यादा होती है वो इजीली लूज़ कर देता है और मेटल इन कैरेक्टर होता है, जबकि टेंडेंसी जिसकी कम होती है ये लूज़ नहीं करते हैं, ये गेन करते हैं। तो ये मेटल कैरेक्टर के नहीं होते, ये नॉन मेटल कैरेक्टर के होते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में मेटल कैरेक्टर के एलिमेंट्स हैं, जबकि राइट साइड में नॉन मेटल कैरेक्टर के हैं। बीच में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो हैं बीच में, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था पीरियोडिक टेबल जरूर आपके एक स्टडी टेबल में आगे चिपकी होनी चाहिए, आप डाउनलोड कर लें कहीं से, मोबाइल में होनी चाहिए, या फिर एक आती भी है प्रैक्टिकल जो फाइल आप लेंगे उसमें बनी रहेगी, उसका पेज फाड़ के आप चिपका लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब देखते हैं मेटलिक कैरेक्टर में और क्या क्या होता है। ये 3 पॉइंट मैं आपको टेबल के से समझाऊंगा। ये देखिए मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड, देखिए मैंने बताया था लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाइल नॉन मेटल्स आर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट हैंड साइड से पीरियोडिक टेबल में। और इन द मिडल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स बिकॉज दे आर एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं शो करते हैं, इसलिए वो मेटलॉइड्स जो है वो बीच में रखे, इसलिए तो ये परफेक्ट टेबल बनाई गई थी। इस तरफ मेटल्स थे, इस तरफ नॉन मेटल्स थे, बीच में मेटलॉइड्स थे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना है, अगर आपने ध्यान से मेरा लेक्चर सुना है, लिक्विड मेटल कौन सा है एंड लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, एक एक ही है, ये आपको बताना है। इन द मिडल वी हैव सेमी मेटल्स एंड मेटलॉइड बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज। ओके, और एक चीज़ और याद रखनी है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए, ये जनरली पता होना चाहिए, याद आपको ये रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर व्हाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम टेबल देखेंगे, बहुत ईजिली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये है टेबल, ये आपको डेली देखना है ताकि आपको याद हो जाए, एक बार में याद हो जाता है तो और अच्छा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इसलिए उसकी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। कब डिक्रीज होती है? ये जो लिखा है वेरिएशन अक्रॉस पीरियोडिक टेबल, तो यदि ये पीरियोडिक टेबल है तो इस तरफ जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो ये डिक्रीज होगी, जबकि ये इंक्रीज होती है अगर हम वेरिएशन अलोंग ग्रुप जाएंगे। वेरिएशन अलोंग ग्रुप जाने का मतलब क्या है? वेरिएशन अलोंग ग्रुप जाने का मतलब है ऊपर से नीचे जाना, और डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट में, इंक्रीज होगी अप टू डाउन में। इन द सेम वे मेटलिक कैरेक्टर हम देखेंगे, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा कब? अक्रॉस पीरियड, मीन्स टू जब हम ऐसे जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और इंक्रीज कब होगा? जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू लूज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, आपको ये याद रखना है कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटलिक, ये आपको याद नहीं करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यदि मेटलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगा और ऊपर से नीचे जाने में डिक्रीज होगा। ये जस्ट इसके अपोजिट है, आपको याद नहीं करना है। आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एटॉमिक साइज कब डिक्रीज होगी, जस्ट इंक्रीज कब होगी, और ये मेटलिक कैरेक्टर कब डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट में, और इंक्रीज कब होगा अप टू डाउन में। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आज के लिए इतना ही, लेक्चर अभी यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। एंड हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।